भावना और हरिप्रकाश के नाम एक प्यारी सी लव स्टोरी। मेरा पति बहुत खूबसूरत जवान मर्द था। मैंने उससे लव मैरिज की थी, पर वो बेरोजगार था। मेरी सास ने हमारा खाना बंद कर दिया और कहा कि खुद कमाओ और खाओ। मेरा पति अब हर रात लाल रुमाल लेकर घर से निकल जाता और सारी रात घर पर नहीं आता, लेकिन सुबह आता तो हजारों रुपये लेकर आता था। अब हम बहुत अमीर होने लगे थे। एक दिन मेरा पति बीमार था तो उसकी जगह मैं वो रुमाल लेकर घर से निकली और सड़क तक आई। तभी ये कार मेरे पास आकर रुकी। कार वाले ने मेरे हाथ में रुमाल देखा और फिर उसने कुछ ऐसा कहा कि मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। जी चाहा मैं चीखें मार मार कर रोऊं। उस पल को कोसने लगी जब वो लाल रुमाल लेकर घर से निकल आई थी, क्योंकि उस आदमी ने मेरे साथ प्यार करना पाप नहीं है, पर हमारे लिए बन गया था। वो भी इतना बड़ा पाप कि हम अपनों की नज़र में बहुत बुरे इंसान बन गए थे। आज भी मेरे पति प्रकाश ने वो चीज़ उठाई और कहने लगा कि मैं काम पर जा रहा हूँ, जबकि ये काम पर जाने का समय नहीं था, क्योंकि रात के 11 बज रहे थे और ना ही उस चीज़ से काम का कोई संबंध था। मैंने उसे रोकना चाहा और पीछे भी गई, पर वो घर से निकल गया था। आजकल वो बहुत परेशान रहता था। मुझे तो उसके चेहरे पर मुस्कान देखे भी बहुत समय हो गया था, वही मुस्कान जिसे देखकर मैं दीवानी हो गई थी। लेकिन अब प्रकाश को देखकर ऐसा लगता था जैसे वो इस दुनिया का सबसे दुखी इंसान है। हमारे हालात भी कुछ अच्छे नहीं थे, लेकिन कुछ तो ऐसा था जो इस हालात के अलावा भी गड़बड़ थी, जिसकी वजह से वो इतना ज़्यादा परेशान रहता था। प्रकाश के चेहरे की वो रौनक जो कभी शादी से पहले रहा करती थी, धीरे धीरे ख़त्म होने लगी थी, और उसकी ख़त्म होती इस रौनक को देखकर मेरा दिल बहुत घबराता था। मैं प्रकाश से बहुत प्यार करती थी, अपनी जान से भी ज़्यादा, और प्रकाश का यूं दुखी रहना मुझे बर्दाश्त नहीं था। मुझे आज भी याद है कि मैं प्रकाश को देखते ही उस दिन सब कुछ भूल बैठी थी। प्रकाश था ही इतना खूबसूरत नौजवान। कॉलेज की जितनी भी लड़कियां थीं सब प्रकाश की दीवानी थीं। कोई उसके डील डॉल का दीवाना था, तो कोई उसकी आंखों का दीवाना था, तो कोई प्रकाश के बालों की तारीफ करती थी। लेकिन मैं तो बस प्रकाश को देखा करती थी। मैं उसकी तारीफ करती तो कहाँ से शुरू करती। वो तो किसी फिल्मी हीरो से कम नहीं था। खूबसूरत तो मैं भी कम नहीं थी। तीखे नए नक्श, लंबे काले घने बाल। हाँ, बस मेरा रंग रूप प्रकाश से थोड़ा दबता हुआ था, क्योंकि प्रकाश की रंगत सुर्खो सफ़ेद थी। लेकिन मेरे अंदर भी कशिश ऐसी थी कि देखने वाला मुझे दोबारा जरूर देखता था। मेरा नाम भावना है। वो रोज़ अपनी बहन को कॉलेज से लेने आता था। मैं रोज़ उसे देखा करती थी। उसकी बहन से मेरी कोई दोस्ती नहीं थी, क्योंकि वो बहुत ही घमंडी टाइप की लड़की थी। पर मैं प्रकाश पर दिल हार बैठी थी। पर कभी प्रकाश से अपने दिल का हाल कहने का मौका ही नहीं मिला था, या फिर शायद उसके सामने मेरी बोलती बंद हो जाती थी। हालांकि जब भी वो अपनी बहन नैना को लेने आता तो मैं भी जल्दी से नैना के साथ बाहर गेट पर आ जाती थी। हालांकि मुझे मेरा भाई गेट पर लेने आता था, लेकिन उसकी एक झलक देखने के लिए मैं गेट पर दौड़ी चली आती थी। मैंने महसूस किया था कि प्रकाश भी एक नज़र मेरे ऊपर ज़रूर डालता था, लेकिन वो जल्दी ही मुझसे नज़रें हटा लेता था। उस दिन भी बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। धीरे धीरे करके पूरा कॉलेज खाली हो चुका था। बस कुछ ही लड़कियां कॉलेज में रह गई थीं, जिनके या तो घर से कोई लेने के लिए आने वाला था, या फिर वो खुद ही ऑटो रिक्शा लेकर चली गई थीं, और बारिश के रुकने का कुछ लड़कियां इंतज़ार भी कर रही थीं। मैं कभी कॉलेज से अकेली घर नहीं गई थी। मैं बहुत ही डरपोक टाइप की लड़की थी। इस बात पर मेरे घर वाले भी परेशान रहते थे कि आजकल के ज़माने में तुम जैसी लड़कियों का काम नहीं है। थोड़ा सा बहादुर बनो, खुद को बाहर के माहौल में एडजस्ट करो। लेकिन मैं खुद का क्या करती। बाहर जाते हुए मैं थर थर काँपने लगती थी। नए लोगों के सामने मेरी ज़बान तालू से चिपक जाती थी। इसीलिए मैं जब भी कॉलेज आती अपने भाई को साथ लेकर आती थी, और कॉलेज लेने भी मेरा भाई ही मुझे लेने आता था। लेकिन आज बारिश की वजह से वो मुझे लेने नहीं आया था। सुना था कि जगह जगह बहुत पानी भर गया था। प्रकाश भी जब अपनी बहन को लेने आया था तो पूरी तरह भीगा हुआ था। पूरा कॉलेज खाली हो चुका था। सिर्फ मैं और नैना बचे थे। नैना से मेरी कोई ख़ास दोस्ती नहीं थी। वो मेरे ऊपर एक नज़र डालती हुई अपने भाई की बाइक पर बैठकर चलती बनी थी। लेकिन मैंने देखा था प्रकाश बाइक पर लगे मिरर से मुझे ही देख रहा था। मेरा दिल अब ज़ोरों से धड़कने लगा था। साए साए करता कॉलेज और छम छम बरसती बारिश। अंदर कॉलेज में भी नहीं जा सकती थी, क्योंकि अंदर जाकर क्या करती, कोई भी नहीं था। हाँ, कुछ टीचर्स थे, लेकिन अगर मुझे वो यूँ अकेला कॉलेज में देखते तो मेरी ही डांट लगनी थी कि जब समय से सारे बच्चे कॉलेज से निकल गए थे
तो तुम अकेली यहाँ पर क्या कर रही हो? इसीलिए मैं वहीं गेट पर दीवार से सटकर खड़ी हो गई थी। अभी कुछ ही देर गुजरी थी कि मुझे प्रकाश की बाइक आती नजर आई थी। वो ठीक मेरे सामने आकर रुका था। उसने अपनी मर्दाना भारी आवाज़ में कहा था, बैठो। मैं हैरान थी कि मैंने तो उससे कोई भी मदद नहीं मांगी थी, फिर वो मुझे लेने क्यों आया था। खैर, मौसम को देखते हुए मैं हिचकिचाते हुए उसके पीछे बैठ गई थी। हालांकि प्रकाश की इतनी करीब संगत पाकर मेरा दिल धड़कने लगा था। रास्ते में वो मुझे मेरे घर का एड्रेस पूछने लगा। मैंने उसे एड्रेस बता दिया। पूरे रास्ते उसने मुझसे कोई बात नहीं की थी। चुपचाप मेरे घर के सामने लाकर मुझे उतार दिया और वहाँ से अपनी बाइक लेकर चला गया। मैं तो बस उसकी पीठ देखती रह गई थी। पता नहीं क्यों आज मेरा दिल झूमने को कर रहा था। कोई तो बात थी जो प्रकाश मुझे लेने आया था। हालांकि अपने मुंह से कुछ नहीं कहा था, लेकिन उसकी नज़रों में मैं बहुत कुछ पढ़ चुकी थी कि प्रकाश भी मुझ पर दिल हार बैठा है। चेहरे पर प्रकाश की मोहब्बत के रंग बिखरे हुए थे। मुझे पूरा यकीन हो गया था, वरना ही उतनी तेज बारिश में वो मुझे लेने दोबारा कॉलेज नहीं आता। और जब उस दिन वो नैना को कॉलेज लेने आया तो मैं भी भागकर गेट पर पहुंच गई थी। इस बार जब उसने मेरे ऊपर नज़र डाली थी तो एक हल्की सी स्माइल भी उसके चेहरे पर फैल गई थी। मेरे चेहरे पर भी स्माइल आ गई थी और मैंने जल्दी से अपनी नज़रें भी चुरा ली थीं, क्योंकि मैं उसकी नज़रों की ताव ना ला सकी। नैना अपनी कोई फ़ाइल अंदर भूल गई थी। वो अपनी फ़ाइल लेने के लिए कॉलेज के अंदर चली गई और प्रकाश मेरे करीब आ गया। मेरा दिल ज़ोरों से धड़कने लगा था। कहने लगा, मुझे आपका नाम तो पता चल गया है, क्योंकि नैना ने मुझे आपका नाम बता दिया था। मैं बात को ज़्यादा घुमा फिरा कर नहीं कहूँगा, बस यही कहूँगा कि आप मुझे अच्छी लगने लगी हैं। आपको देखने के लिए मेरा दिल मचलता रहता है। क्या आप मुझसे दोस्ती करेंगी? मैं तो उसकी बात सुनकर सांस लेना ही भूल गई थी। अब इस बात से उसे देखने लगी थी जिसे इतनी शिद्दत से चाहा था। वो खुद ही सामने से आकर अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहा था। मैंने हाँ में सिर हिला दिया तो उसके चेहरे की चमक दुगनी हो गई थी। उसने अपना नंबर लिखकर मेरी तरफ बढ़ा दिया। कहने लगा, रात को मुझे कॉल करना। इतने में नैना आ गई थी। अब वो वहाँ से चला गया था। यूँ फ़ोन पर मेरी और प्रकाश की बात होने लगी थी। मेरी ज़िंदगी में अब नए रंग बिखर गए थे। प्रकाश के लिए मेरी मोहब्बत दीवानगी की हदों तक पहुंच गई थी। प्रकाश भी मुझसे बहुत मोहब्बत करने लगा था। मैं और प्रकाश अब आने वाली ज़िंदगी के सपने सजाने लगे थे। और फिर वो दिन भी बहुत जल्दी आ गया था जब हम हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे के हो गए थे। लेकिन हमारी शादी नॉर्मल शादी नहीं थी। हमें घर वालों की मर्जी के खिलाफ शादी करनी पड़ी थी, क्योंकि मुझे पता था कोई भी प्रकाश के साथ मेरी शादी नहीं होने देगा। क्योंकि प्रकाश की कोई नौकरी नहीं थी और वो पढ़ा लिखा भी नहीं था। उसने सिर्फ 10वीं किया हुआ था। आजकल 10वीं पास को नौकरी कहाँ मिलती है, ये सब जानते हैं। प्रकाश ने मुझे बता रखा था कि उसके घर के हालात अच्छे नहीं हैं। कम उम्र में ही उसके माँ बाप उसे छोड़कर चले गए थे, इसलिए उसे अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी। उसकी माँ थी, वो सौतेली थी, और बहन भी। पिता का निधन हो चुका था और सौतेली माँ ने घर पर कब्जा किया हुआ था। हम लोग भी मिडिल क्लास घराने से संबंध रखते थे, लेकिन मेरे मम्मी पापा चाहते थे कोई ऐसा लड़का मिल जाए जो अपने पैरों पर खड़ा हो और कम से कम हमारी बेटी को अपनी मेहनत की कमाई से 2 वक्त की रोटी तो खिला सके। इसीलिए प्रकाश के रिश्ते के लिए मेरे माँ बाप बिल्कुल भी राजी नहीं होते, क्योंकि वो बेरोजगार था। और उधर उसकी माँ चाहती थी कि प्रकाश की शादी किसी अमीर लड़की से हो जो अपने साथ दहेज और दौलत लेकर आए। लेकिन प्रकाश ने मुझसे शादी कर ली और मेरे माँ बाप ने तो मेरे साथ जीना मरना ही ख़त्म कर दिया था। और फिर उधर प्रकाश की माँ की उम्मीदें भी पूरी नहीं हुई थीं, पर घर प्रकाश के पापा का था, इसलिए उन्होंने हमें ऊपर वाला पोर्शन दे दिया, जहाँ सिर्फ एक कमरा और एक बाथरूम था। इसके अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं था। जब प्रकाश मुझसे शादी करके घर लेकर आया था तो उसकी माँ का गुस्से के मारे बुरा हाल था। उन्होंने साफ कह दिया कि तुम लोग हमारे साथ नहीं रह सकते, लेकिन मजबूरी में उन्होंने हमें मकान का ऊपर वाला पोर्शन दिया था। प्रकाश उस दिन बहुत दुखी था। कहने लगा, भावना, मैंने तुम्हारे लिए बहुत सपने सजाए थे, लेकिन मैं उन सपनों को पूरा नहीं कर सका। आज हमारी शादी की पहली रात है और मैं तुम्हें एक बेड तक लाकर न दे सका, और बाकी जो ऊपर का कमरा था उसमें लेटने के लिए कुछ भी नहीं था। प्रकाश ने नीचे ही एक चादर बिछा रखी थी। मैंने प्रकाश के कंधे पर अपना सर टिका दिया। मैंने कहा, प्रकाश, तुम हो तो मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। और उस दिन हमारी सुहागरात उस छत के गर्म फर्श पर ही गुजर गई थी। हम लोग ज़मीन पर सोते थे। मैं उसके कंधे पर सिर रख देती और वो ज़मीन पर लेट जाता। इस तरह हम सो जाते। खाना खाने के लिए हमारे पास प्लेट तक नहीं थी। प्रकाश बाहर से खाना लाता
और हम शॉपिंग बैग में ही खाना खा लेते। पानी पीने के लिए सिर्फ एक बोतल थी और वो भी टंकी का पानी पीते थे। मैंने कभी ऐसे हालात में ज़िंदगी नहीं जी थी, इसलिए मुझे अजीब लगता था और मैं बार बार रोने लगती थी। प्रकाश बहुत खूबसूरत हसीन था। उसका कसरती बदन था, हरी आंखें थीं। वो एक हसीन मर्द था, लेकिन फिर भी वो मेहनत मजदूरी करने लगा, क्योंकि खूबसूरती से पेट नहीं भरता, मेहनत करनी पड़ती है। पर उससे भी सिर्फ खाना पानी पूरा हो रहा था। यह सिर्फ प्रकाश ने मुझे एक जोड़ी कपड़े लाकर दिए थे। हालात बहुत बुरे थे। मैंने किसी स्कूल में नौकरी भी नहीं कर सकती थी। मैं किसी स्कूल में तो नौकरी कर सकती थी, पर अभी तो मेरे पास पहनकर जाने के कपड़े तक नहीं थे। मैं जाती तो वो लोग मुझे भिखारी समझते, और आसपास भी कोई स्कूल नहीं था, पता नहीं कितनी दूर था। एक दिन सामने वाली अपने घर में कंबल धो रही थी, तो मैंने उसकी मदद कर दी। उसने बदले में मुझे 300 रुपये दी और एक टाइम का खाना भी दिया। मैंने उससे 2 प्लेटें भी मांग लीं, पर इस बात पर प्रकाश ने पहली बार मुझ पर गुस्सा किया था। कहने लगा कि लोगों के घर की नौकरानी बनोगी। मैं मर गया हूँ क्या? मैंने भी गुस्से से कह दिया कि तुम्हारे जिंदा होने का भी क्या फ़ायदा, खाने के लिए घर में बर्तन तक नहीं है। तुम मजदूर बन जाओ और मैं नौकरानी बन जाती हूँ, इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। जब इंसान परेशान होता है तो उसे दूध भी जहर ही लगता है। वो बेचारा इसीलिए तो कह रहा था क्योंकि उसे मेरी फिक्र थी, लेकिन मुझे उसका काम करने से मना करना उस समय बुरा लगा था। अगर वो चाहता तो कहता कि हाँ जाओ, लोगों के घरों में काम करो, अच्छा है, घर में 4 पैसे आएंगे। लेकिन वो तो मुझे घर की रानी बनाकर लाया था, नौकरानी नहीं। ये उसका प्यार ही था, लेकिन उस समय मैं खुद हालात से इतनी परेशान थी कि मुझे समझ ही नहीं आया। अब हम लोग झगड़ा करने लगे थे। मैंने गुस्से से कहा कि अच्छा है, हम लोग नौकर ही बन जाते हैं, इसीलिए तो हमने शादी की है। यही हमारी मोहब्बत की सज़ा है जो हमें सारी ज़िंदगी काटनी है। वो मेरी बात सुनकर चुप हो गया था। 2 पल मुझे देखता रहा और फिर घर से निकल गया। मुझे बाद में अपने बोले हुए शब्दों पर अफसोस हुआ था। रात के 2 बज रहे थे और वो अभी तक घर नहीं आया था। मुझे लगा कि शायद मुझसे नाराज़ हो गया है। हम दोनों ने ही अपने अपने फ़ोन बेच दिए थे, मैं उससे संपर्क भी कैसे करती। आखिरकार मैं रोने लगी। धीरे धीरे सुबह की रोशनी फैलने लगी थी जब प्रकाश घर आ गया। मैंने रोते हुए उससे सवाल किया कि कहाँ थे, क्यों इतनी देर कर दी। वो जवाब नहीं दे रहा था, बल्कि चुपचाप ज़मीन पर लेट गया और मुझे भी बैठने का इशारा किया। मैंने उससे माफ़ी भी मांगी, पर वो नाराज़ नहीं लग रहा था। उसने मेरे आंसू अपने हाथों से साफ़ किए और फिर मेरी हथेली पर कुछ रख दिया। जब मैंने देखा तो हैरान रह गई, ये तो पूरे 8,000 रुपये थे। मुझे लगा कि उसने किसी से उधार लिए हैं। मैंने पूछा तो कहने लगा उधार नहीं है, और आंखें बंद करके चुपचाप सो गया। मैंने फिर से उसे उठाया, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी हालत कुछ अजीब सी थी। वो इस तरह से पेश आ रहा था जैसे कोई ऐसा काम करके आया है जो शायद उसे बहुत ज़्यादा थका गया है। ऐसी हालत उसकी तब थी जब वो पहले दिन मजदूरी करके आया था। आगे मैंने भी उससे कोई सवाल नहीं किया और उसके कंधे पर सिर रखकर चुपचाप सो गई। सुबह हुई तो हम लोगों ने हमारे लिए एक नई चारपाई खरीदी और एक बिस्तर भी खरीदा। कुछ बर्तन और 2 सूट भी खरीदे। खाने पीने का सामान लिया और फिर पैसे ख़त्म हो गए, लेकिन भगवान का शुक्र था कि अब हमारे पास पहनने के लिए 3-3 जोड़े थे। सोने के लिए चारपाई थी, सिर रखने के लिए तकिया था और ओढ़ने के लिए चादर भी थी। मैंने प्रकाश से पूछा ये पैसे कहाँ से आए थे। उसने कहा बस तुम ज़्यादा सवाल मत करो, अब ये पैसे आते रहेंगे और सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, ये मेरा काम है, तुम्हारा नहीं। ये कहते कहते प्रकाश ने मेरा माथा चूम लिया था, मुझे अपनी बाहों में समेट लिया था। लेकिन मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे प्रकाश रो रहा है, क्योंकि मुझे अपनी गर्दन पर उसके गरम गरम आंसू महसूस हुए थे। मैंने जल्दी से गर्दन उठाकर प्रकाश की तरफ देखा तो बाकी उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मेरा दिल तड़प उठा था। मैंने कहा प्रकाश, तुम्हारी आंखों में आंसू, आखिर ऐसा क्यों? अब तो हमारे हालात सुधरने लगे हैं। उसने जल्दी से अपने आंसू पोंछ लिए। कहने लगा भावना, मैं तुम्हें वो सब कुछ नहीं दे पाया जिसकी तुम हकदार हो, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हें ज़िंदगी की सारी खुशियां दे सकूं। मुझे अब भी लग रहा था कि उसने ये पैसे कहीं से उधार लिए थे। हमने पहले भी बहुत से लोगों से उधार लिया हुआ था। उसने अपने दोस्तों से उधार लिया था और मैंने भी अपनी एक दोस्त से पैसे लिए थे जो हमें वापस भी करने थे। पर मैं चुप हो गई क्योंकि वो मुझसे कोई भी बात नहीं बता रहा था। एक दिन मैंने उसके कपड़े धोए तो उसके अंदर एक लाल रुमाल था। मैंने कहा ये आपको कहाँ से मिला? वो थोड़ा परेशान हो गया और बोला मुझे ज़मीन से मिला था, धोकर वापस मेरे कपड़ों में रख देना और बाकी ज़रूरत की चीज़ों की लिस्ट बना लो, ऐसी चीज़ें जो बिना बिल्कुल भी गुजारा नहीं हो सकता। धीरे धीरे ज़रूरत की चीज़ें लेंगे और इस घर को घर बनाएंगे।
मैंने कहा, पर ये सब करने के पैसे कहाँ से आएंगे? उसने कहा, जहाँ से ये पैसे आए थे वहीं से दोबारा आएंगे। देखो, कल हम जमीन पर सोते थे, आज हमारे पास चारपाई है। कल हमारे पास खाने के बर्तन भी नहीं थे, तो वो भी हैं। मैंने कहा, अच्छा ठीक है। और उसने मुझे ये भी कहा था कि किसी के घर जाकर काम करने या किसी से भी पैसे मांगने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुमने ऐसा किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उसने ये बात गुस्से से कही थी, लेकिन मुझे बुरा नहीं लगा था। मैंने कहा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कहने लगा, सब कुछ ठीक ही है। मैंने कहा, आप बहुत ज़्यादा परेशान लग रहे हैं। लेकिन कहने लगा, मैं परेशान नहीं हूँ। अगले दिन वो फिर लाल रुमाल लेकर घर से निकल गया था, और जब सुबह की रोशनी फैली तो वापस आया। मैं आज फिर परेशान हो गई थी। उसने कहा कि मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गया कि मैं रोज़ रात को घर नहीं आया करूँगा। तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आज भी उसने मुझे 10,000 रुपये दिए थे। मैं कुछ बोलने लगी तो उसने कहा, कोई सवाल मत करना और जाकर सो जाओ। पर मुझे बहुत देर तक नींद नहीं आई। मैं बार बार उन पैसों को देखती रही। पता नहीं ये पैसे कहाँ से आ रहे थे। मुझे अपने दिमाग में यही ख्याल आ रहे थे। मैं काफ़ी परेशान थी, कहीं वो चोरी चकारी तो नहीं करने लगा, क्योंकि इतने पैसे तो शायद उसे तब भी नहीं मिलते थे जब वो कहीं पर नौकरी करता। 10,000 रुपये रोज के कौन देता है भला? साफ पता चल रहा था कि कोई ना कोई गलत काम जरूर है, लेकिन वो बता नहीं रहा था। उसके हाथों को देखकर ऐसा नहीं लगता था जैसे उसने मजदूरी की हो। पूरी रात बाहर गुजारने के बाद वो सो गया था। सुबह हमने घर का जरूरी सामान लिया। अब मैं इस काबिल हो गई थी कि घर में खाना बना सकती थी। मेरे पास इतना सामान था। खैर, दिन गुजरते जा रहे थे, घर की चीज़ें तो पूरी हो रही थीं, लेकिन मैं धीरे धीरे ये बात नोट कर रही थी कि मेरे पति के चेहरे से सुकून और खुशी गायब होती जा रही थी। इसके अलावा एक बात और थी कि वो मेरी तरफ देखता भी नहीं था, मुझे हाथ भी नहीं लगाता था। पहले रात को उसे मेरे बिना नींद नहीं आती थी जब तक मुझे अपनी बाहों में भरकर नहीं सोता था, और अब तो मेरी तरफ से पीट करके सोता था। मैं प्रकाश की संगत के लिए तरसने लगी थी, लेकिन मैं ये सोचकर खुद को मना लेती कि प्रकाश थका हुआ है। लेकिन मैं अपने दिल का क्या करती? बार बार मेरा दिल प्रकाश की बाहों में सोने के लिए करता था, लेकिन वो मुझसे बिल्कुल भी बात नहीं करता था। और एक दिन तो जब मुझे बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं हुआ तो मैं खुद ही प्रकाश के सीने से लग गई थी। मैंने कहा, प्रकाश ऐसा क्यों कर रहे हो? मुझसे बर्दाश्त नहीं होती अब तुमसे ये दूरी। लेकिन मैं हैरान रह गई जब प्रकाश ने मुझे दूर झटक दिया था। कहने लगा, जाओ और सो जाओ, मुझे नींद आ रही है। और वो वाकई आंखें बंद करके लेट गया था। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। समझ नहीं आ रहा था वो ऐसा क्यों कर रहा था। अब तो हमारे हालात भी ठीक हो गए थे। जिस तरह के हालात थे उस हिसाब से तो बहुत बेहतर हो गए थे। अब तो उसकी टेंशन ख़त्म हो जानी चाहिए थी। अगर उसे कोई ऐसा काम मिल गया था कि एक दिन में 10 से 12,000 रुपये बन जाते थे तो फिर टेंशन किस बात की थी। मैंने तो कुछ पैसे जमा करने भी शुरू कर दिए थे कि पता नहीं कब बुरा वक्त आ जाए। एक दिन रात को मैंने देखा कि प्रकाश अजीबोगरीब तरह की आवाज़ें निकाल रहा था। दरअसल वो आधा घंटा पहले आया था और आते ही गहरी नींद सो गया था, लेकिन उसे लग रहा था कि जैसे उसके शरीर के किसी हिस्से में बहुत दर्द हो। मैंने उसे जगाने की कोशिश की तो वो आधी नींद में था। मैंने कहा, क्या बात है? तो उसने बस इतना ही कहा कि मेरी टांगों में बहुत ज़्यादा दर्द है। मैंने उसकी टांगें दबाना शुरू कर दी और वो गहरी नींद सो गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो कौन सा काम कर रहा था जो इस तरह से थक जाता था। मुझे लगता था शायद वो कोई बहुत ज़्यादा मेहनत मजदूरी का काम करता है, लेकिन ये कौन सी मेहनत मजदूरी थी जो सिर्फ रात को होती थी, और इतने ज़्यादा पैसे किसी मजदूर को नहीं दिए जाते। एक बार फिर से पूछने की कोशिश की तो इस बार उसने मुझे डांट दिया और मुझसे झगड़ा भी किया। उसने कहा कि तुम किसी बात से खुश भी होती हो या नहीं? तुम्हारे लिए इतना सब कुछ कर रहा हूँ, तुम्हारे घर को घर बनाने के लिए। तुमने ही तो कहा था कि मेरे जिंदा होने का कोई फ़ायदा नहीं। अब तुम घर बैठकर मेरे जिंदा होने का फ़ायदा उठाओ। बार बार मुझसे सवाल क्यों करती हो? मैंने कहा कि प्रकाश, गुस्से में इंसान कुछ भी बोलता है, इसका मतलब ये तो नहीं कि उस बात को दिल पर ले लो। मुझे माफ़ कर दो जो मैंने उस दिन बोला था। पर उसका कहना था, बस अब तुम मुझसे सवाल मत करो। मैं भी खामोश हो गई थी। मैंने कहा कि मुझसे दूर क्यों होते हो? फिर मुझसे क्या गलती हो गई है? आपने तो मेरा हाथ पकड़ना भी छोड़ दिया है। अपने लिए वो दूसरी चारपाई भी ले आया था, अब तो मेरे साथ सोता भी नहीं था। इस बात पर वो चुप हो गया। उसने कहा कि मेरा दिल नहीं करता। ये बात सुनकर मुझे बहुत अफसोस हुआ था। हम लोग एक ही कमरे में अजनबियों की तरह रह रहे थे, जैसे एक दूसरे को जानते तक ना हो। मुझे तो इस बात की समझ ही नहीं आती थी कि मेरे पति को मेरे साथ
प्रॉब्लम क्या है कि वो मेरी तरफ देखता भी नहीं था। हम लोग कोई भी प्यार मोहब्बत की बात नहीं करते थे, जबकि हमारी शादी को भी इतना समय नहीं हुआ था। और जिस तरह हम लोग एक दूसरे के लिए पागल थे, क्या उसका इतना भी हक नहीं था कि हम एक दूसरे से अपने दिल की बात ही कर लेते। लेकिन मेरे पति ने तो मुझे पूरी तरह इग्नोर कर दिया था, जैसे उसके दिल से मेरी सारी मोहब्बत ख़त्म हो गई हो। और फिर रात को तो कुछ बहुत ज़्यादा ही अजीब हुआ था। मैंने अपने पति को रोते हुए सुना। वो अपनी चारपाई पर मुझसे मुंह मोड़े सो रहा था और धीरे धीरे रो रहा था। मुझे लगा कि शायद मेरा वहम है, लेकिन वो वाकई रो रहा था। कोई मर्द इस तरह से नहीं रोता। सुबह मैंने उससे पूछा कि क्या आप रात को रो रहे थे, तो उसने कहा शायद मैं नींद में रो रहा था, क्योंकि मैंने अपनी माँ को सपने में देखा था। एक दिन हम लोग बाजार से वापस आए, तब मेरी सास ने हमें देख लिया। कहने लगी, तुम लोग तो बड़े नोट छाप रहे हो, कहीं अपनी बीवी से काम तो नहीं करवा रहे। प्रकाश को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था। अपनी सौतेली माँ की हरकतों पर तो कुछ ज़्यादा ही गुस्सा आता था। उन्होंने हमारे साथ बहुत बुरा किया था। ये घर भी प्रकाश का था और कारोबार भी, लेकिन उन्होंने उस पर कब्जा किया हुआ था और अपने रिश्तेदारों को भी अपने साथ मिलाया हुआ था। अगर वो उनके खिलाफ कोई भी कदम उठाने की कोशिश करता तो वो यही कहती कि हम दोनों अकेली औरतें हैं और ये हम पर जुल्म करता है, हमें सड़क पर फेंकना चाहता है, हम अकेले क्या करेंगे। सारे रिश्तेदार और मोहल्ले वाले भी उन्हीं की साइड लेते थे और कहते थे, तुम्हें शर्म नहीं आती कि बाप मर गया है और अपनी माँ और बहन के साथ इस तरह से पेश आते हो। खैर, प्रकाश ने सब कुछ भगवान पर छोड़ दिया था। उसने कहा कि जो करना है उन्हें कर लेने दो, जो मेरे नसीब में होगा वो मुझे मिल जाएगा। उसने आज अपनी माँ को जवाब ही नहीं दिया। मेरा हाथ पकड़ा और ऊपर आ गया। हमारे घर की तरफ आने का रास्ता भी अलग था। एक दिन मैं खुद ही जाकर प्रकाश के पास बैठ गई। मैंने उसका हाथ पकड़ा और उसके हाथों को अपनी आंखों से लगा लिया। मैं उसके गले लगना चाहती थी, उससे कोई प्यार मोहब्बत की बात करना चाहती थी कि तभी उसने मुझे पीछे कर दिया, जबकि हमारी तो कोई लड़ाई भी नहीं हुई थी। अब मुझे गुस्सा आ गया, मेरा सब्र जवाब दे गया था। मैंने कहा, आखिर क्या गलती कर दी है मैंने आपसे कोई बेवफाई नहीं की है, जो आप मेरे वजूद से इस तरह घिन खाते हैं जैसे आपको मुझसे बदबू आती हो। उसने कहा कि मुझे तुमसे बदबू नहीं आती, लेकिन क्या तुम्हें मुझसे बदबू नहीं आती। मैंने कहा, क्या मतलब, क्या हो गया है आपको, ऐसा क्यों होगा, आप ये किस तरह की बातें कर रहे हैं। उसने कहा कि तुम्हें अजीब नहीं लगता, मेरी आंखों में देखो, क्या तुम्हें अपना चेहरा इनमें नज़र आता है। मैंने कहा, हाँ, मुझे आपकी आंखों में अपना ही चेहरा नज़र आता है, और भला किसका चेहरा नज़र आएगा। उसने कहा, अगर किसी दिन ये पता चले कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, तो क्या तुम मुझे माफ़ कर दोगी। मैंने कहा, कौन सी गलती हुई है, आपसे इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं, मुझे बताएं क्या बात है। मैं आपकी पत्नी हूँ, आपको मुझे हर बात बतानी चाहिए। उसने कहा, तुम मेरी पत्नी हो, मुझे तुम्हें हर बात बतानी चाहिए। तुम तो मेरी सुख दुख की साथी हो, लेकिन मैं तुम्हें कोई बात नहीं बता सकता। ये कहकर वो चला गया था। सुबह हुई तो मैंने देखा कि वो बेहोश पड़ा था। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। जल्दी से मैंने रिक्शा लिया और डॉक्टर के पास आ गई थी। डॉक्टर ने भी यही कहा कि इन्होंने बहुत ज़्यादा टेंशन ले ली है, इसी वजह से ये परेशान है और बहुत ज़्यादा कमज़ोर भी हो गए हैं। इनके खाने पीने का ख्याल रखें। एक बात बहुत ज़्यादा अजीब थी कि मेरा पति जब भी काम पर जाता वो उस लाल रुमाल को अपने साथ लेकर जाता था। मैंने वो रुमाल एक दिन छपा दिया तो उसने शोर मचा दिया। कहने लगा, उसे ढूंढो, तलाश करो। आखिर काम पर जाने का एक रुमाल से क्या संबंध था, मेरी समझ में नहीं आता था। खैर, मैंने वो रुमाल उसे निकाल कर दे दिया था। उसने कहा कि इसकी हिफाजत करना, ये मुझे रोज़ चाहिए, इसे कहीं रख कर भूल मत जाना और गलती से भी किसी को मत देना। उसकी तबीयत दिन ब दिन ख़राब रहने लगी थी। मैं छत से देखती वो मेन रोड की तरफ मुड़ जाता था और उसके बाद जिस तरफ जाता था वो रास्ता मेन चौक और मेन बाज़ार की तरफ जाता था, जहाँ पर बड़े बड़े होटल बने हुए थे, लेकिन ना तो वहाँ पर कोई ऑफिस था, ना ही कोई दुकान थी, और सबसे बड़ी बात ये कि कोई फैक्ट्री या ऑफिस भी नहीं था। और फिर रात के समय कौन सी फैक्ट्री और ऑफिस खुलता है। एक दिन उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, वो अपने होशो हवास में नहीं था। मैंने उसे दवाई दी तो वो सुकून से सो गया था। मैं वो लाल रुमाल उठाकर खुद ही चली गई जहाँ पर वो जाया करता था। मैंने देखा ये तो खुली सड़क थी और यहाँ गाड़ियाँ आती जाती थीं। मुझे समझ नहीं आया कि कहाँ जाना है, क्या करना है, कि तभी मैंने एक और आदमी के हाथ में ऐसा ही एक रुमाल देखा। वो भी सड़क की तरफ ही देख रहा था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन मैंने भी रुमाल को हाथ में पकड़े हुए थी और सड़क के किनारे खड़ी थी। वो दूसरा आदमी भी इस बात को महसूस कर रहा था कि मेरे हाथ में जामनी रुमाल है।
कि तभी मेरे पास एक गाड़ी आकर रुकी। उस गाड़ी के अंदर एक औरत बैठी हुई थी। उसने मुझे देखा और शीशे के करीब आने को कहा। उसने कहा, ये रुमाल आज तुम्हारे हाथ में क्यों है? मैंने कहा, जी मुझे उसका सवाल समझ नहीं आया। तो वो हंसने लगी। उसने कहा, तुम्हें किसने दे दिया ये रुमाल? वो व्यक्ति कहाँ है जो रोज़ यहाँ पर खड़ा होता है? मैंने कहा, कौन व्यक्ति? किसकी बात कर रही हैं आप? उसने कहा कि वही जो इस तरफ खड़ा होता है, जिसका ये रुमाल है। मैंने कहा, प्रकाश? उसने कहा, हाँ हाँ उसी की बात कर रही हूँ। मैंने कहा, उसकी तबीयत बहुत ख़राब है। उसने कहा, ओह उसकी तबीयत ख़राब है, चलो कोई बात नहीं, ये कुछ पैसे हैं, उसका इलाज करवा लेना। उसने 10-12 हज़ार रुपये मेरे हाथ पर रख दिए। मैंने कहा, मैं ये पैसे कैसे ले सकती हूँ? उसने कहा, चिंता मत करो, मैं प्रकाश के साथ हिसाब कर लूँगी। मैंने कहा, आप उसे जानती हैं? उसने कहा, पहले तुम बताओ तुम कौन हो? मैंने कहा, मैं उसकी पत्नी हूँ। इस बात पर वो फिर से हंसी थी। कहने लगी, फिर तो मुझसे मत पूछो कि मैं उसे कैसे जानती हूँ। खैर ये पैसे उसे दे देना और उसे कहना कि कोको तुम्हें याद कर रही थी। वो औरत वहाँ से चली गई, पर थोड़ी देर के बाद सामने का दृश्य देखकर मुझे सारी बात समझ आ गई थी। वो लड़का जो सामने खड़ा था और रुमाल को हिला रहा था, उसके सामने भी एक गाड़ी रुकी थी जिसमें से खूबसूरत औरत उतरी थी। वो मुस्कुराते हुए उसके पास बैठकर चली गई थी। मुझे सारी बात अब समझ आ गई थी। मेरा पति वही काम कर रहा था जो कुछ औरतें मजबूरी में करती थीं, और अब ये काम मर्दों ने भी शुरू कर दिया था। प्रकाश ने मेरी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए खुद को ही बेच डाला था। जो औरत अभी मुझे पैसे देकर गई थी बहुत खूबसूरत थी, और शायद वो अपनी शारीरिक ज़रूरतें पूरी करने के लिए प्रकाश का इस्तेमाल कर रही थी। उसे हर रात के इतने ज़्यादा पैसे देती थी। वो औरत देखने में बहुत अमीर लग रही थी, और फिर मेरा पति बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। जब बात की गहराई मुझे समझ आई तो मैं ज़मीन पर गिर गई थी। मैं फूट फूट कर रोने लगी। घर आते आते मैं ऐसी हो गई थी जैसे कोई जिंदा लाश हो। प्रकाश को होश आ गया था और वो मेरे इंतज़ार में था। मेरी हालत देखकर शायद वो जान गया था। मैंने उसकी हथेली पर पैसे रखे और कहा, तुम्हें कोको याद कर रही थी। मेरी बात सुनकर उसने सिर झुका लिया। मैं वहाँ से गुजर कर जाने लगी, तब उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। कहने लगा, मुझे माफ़ कर दो, मेरे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था। मैंने प्रकाश से कहा कि मैं तुम्हारे साथ रूखी सूखी खा लेती, ज़मीन पर सो जाती, लेकिन तुमने तो मेरी मोहब्बत में ही बंटवारा कर दिया। कैसे अब मैं तुम्हारी बाहों में सो सकती हूँ, जबकि मुझे पता है कि तुम्हारी इन बाहों में अब कोई और सोता है। मेरी मोहब्बत को बांट कर तुमने अच्छा नहीं किया। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। प्रकाश मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। कहने लगा, मुझे बहुत बुरा लगता था जब तुम एक एक पैसे के लिए तरसती थीं, और उस दिन जब तुमने पैसों की खातिर दूसरों के घरों में जाकर काम किया था। मैं तुम्हें नौकरानी बनाने के लिए लेकर नहीं आया था, मैं तो तुम्हें रानी बनाकर रखना चाहता था, लेकिन मेरे हालात ने मुझे इजाज़त नहीं दी, और मजबूरी में मैंने ये काम करना शुरू कर दिया। मैंने कहा, तो फिर करो ये काम, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। प्रकाश मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। कहने लगा, भावना, तुम्हारे बगैर मर जाऊंगा, मैं जिंदा नहीं रह सकता। तुम तो मेरे जीने की एक उम्मीद की किरण हो। मुझे छोड़कर चली गई तो मैं किसके सहारे जिंदा रहूंगा? ये कहते कहते प्रकाश ने खींचकर मुझे अपने सीने से लगा लिया था। मैं कब से प्रकाश के सीने से लगने के लिए तड़प रही थी। मैं सारा गुस्सा भूल गई थी और उसके सीने से लगी बिलख बिलख कर रो रही थी। मैंने कहा, अगर मुझसे प्यार करते हो तो अभी के अभी ये काम छोड़ दो। अगर मुझे अपनी ज़िंदगी में रखना चाहते हो तो दोबारा ये काम मत करना। उसने मुझे गले से लगाया हुआ था। कहने लगा, तुम्हारी कसम, मैं ये काम अब नहीं करूँगा, नहीं करूँगा मैं ये काम। वो रो रहा था, मैं भी रोने लगी। गलती उसकी नहीं थी, वो भी तो मजबूर था, लेकिन उसके बाद मैंने उससे वादा किया कि मैं उसका साथ दूंगी। उसने भी वादा किया कि वो ये काम नहीं करेगा। कुछ दिन बाद हमें मेरे ससुर जी की एक वसीयत मिल गई थी। उसमें साफ लिखा था कि ये सारा सब कुछ प्रकाश के नाम था। शायद हमारी किस्मत अच्छी थी, हमने वकील से संपर्क किया, घर और कारोबार में हमें हमारा हिस्सा मिल गया था। उसके बाद हमने वो जगह छोड़ दी और अपना एक छोटा सा कारोबार शुरू कर दिया। अब हम इस विषय पर कभी एक दूसरे से बात नहीं करते और इस तरह से पेश आते हैं कि जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं था। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी थी भावना और हरिप्रकाश के नाम। आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। आप भी अपने नाम की स्टोरी लिखवाना चाहते हैं तो प्लीज़ अपने कपल्स का नाम हमें कमेंट में दें, हम आपकी स्टोरी भी ज़रूर लेकर आएंगे। मेरी बहुत सारी रेगुलर ऑडियंस है जो हमेशा मेरी स्टोरी सुनती है और उन्होंने मुझे अपने नाम भी दे रखे हैं, तो प्लीज़ पेशेंस बनाए रखें। मैं आप लोगों के नाम की स्टोरी ज़रूर लेकर आऊँगी। कहानी को लेकर भी अपनी राय ज़रूर देते जाना। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई कहानी के साथ।